आप कभी गलतफहमियों के थका देने वाले भंवर में फंसे हुए महसूस करते हैं, जहां हर गलत कदम टकराव की धुन को और बिगाड़ता जाता है? क्या आप अनकहे शब्दों का या गलत इरादे से कहे गए शब्दों का बोझ महसूस करते हैं, जो आपके और अपनों के बीच अदृश्य दीवारें खड़ी करते हैं? क्या हो अगर सद्भाव की सच्ची धुन दूसरे के हाथों में न हो, बल्कि आपके अपने मन के भीतर बजते संगीत में छिपी हो, खोजे जाने का इंतजार कर रही हो? सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उन्होंने न केवल युद्धों का सामना किया, बल्कि मानवीय रिश्तों की जटिलताओं का भी। उनकी मेडिटेशंस, ध्यान में निहित बुद्धिमत्ता हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। हम कितनी बार अपनी हताशा दूसरों पर थोपते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि बदलाव बाहर से आएगा। ये एक पुरानी गलती है जिसका समाधान शाश्वत है। अधिकांश लोग भ्रम में रहते हैं, ये मानते हुए कि रिश्तों में खुशी केवल दूसरों के कार्यों पर निर्भर करती है। ये विश्वास वास्तविकता को विकृत करता है, गलत फहमियों को लड़ाइयों में, खामोशी को नाराजगी में बदल देता है। हम अनुमानों के सागर में तैरते हैं, जहां छोटी छोटी चिड़चिड़ाहटें बड़े बड़े दरारों में बदल जाती हैं। आत्मीयता का गला घोंट दिया जाता है। ये एक अप्रभावी चक्र है जो आपके रिश्ते की जीवन शक्ति को सोख लेता है। हालांकि इन गांठों को खोलने का एक रास्ता है, स्टोइक ज्ञान से प्रशस्त एक यात्रा जो चुनौतियों से रहित रिश्ते की पेशकश नहीं करती, बल्कि उनका सामना करने के लिए एक अडिग मन प्रदान करती है। मैं 5 स्टोइक स्तंभों का अनावरण करूंगा जो आपकी बातचीत और स्थिति को बदल देंगे। एक आंतरिक किला बनाने के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप हताशा को आंतरिक शक्ति से और अशांति को शांति से बदलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे फोर्टालेजा किला कमेंट करें। आइए इस नई वास्तविकता का निर्माण करें। क्या आपने कभी खुद को थका हुआ महसूस किया है, अपने रिश्ते में पहाड़ हिलाने की कोशिश करते हुए, केवल ये जानने के लिए कि वे जस की तस खड़ी हैं? क्या आपको गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस होता है जब दूसरा उस तरह से कार्य करता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी? या दुख होता है जब वास्तविकता आपकी कल्पना से मेल नहीं खाती? सच्ची स्वतंत्रता दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि आपकी शक्ति वास्तव में कहाँ निहित है। सबसे मोहक जाल ये मानना कि आपके रिश्ते की खुशी दूसरे के हाथों में एक रिमोट कंट्रोल है। आप खुद को अपने साथी के हर शब्द, हाव भाव या खामोशी पर नजर रखते हुए पाते हैं, जैसे कोई भावनात्मक जासूस। हमें लगता है कि अगर हम दूसरे को ठीक कर सकें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप आदतों, विचारों या स्वभाव को बदलने पर जोर देते रहे हैं, ये महसूस किए बिना कि ये जिद एक ऐसा जहर है जो स्वायत्तता और विश्वास को नष्ट कर देता है। इसका परिणाम थकावट, बढ़ता हुआ असंतोष और शक्तिहीनता, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसे युद्ध के मैदान में खर्च होती है जहां जीत असंभव है। एपिक्टेटस, पूर्व गुलाम जो ज्ञानी बन गया, ने हमें ये अनमोल सीख दी है, मनुष्यों को घटनाएं नहीं बल्कि घटनाओं के बारे में उनकी राय परेशान करती है। अपने रिश्ते में इस पर विचार करें। ये गंदी थाली, बिना सोचे समझे कही गई बात या खामोशी नहीं है जो आपको चिढ़ाती है। ये वो कहानी है जो आप उन तथ्यों के बारे में गढ़ते हैं, वो व्याख्या है जो आपका मन उन्हें देता है। शक्ति कार्य को बदलने में नहीं है, बल्कि अपने निर्णय को परिष्कृत करने में है, एक ऐसा दृष्टिकोण चुनने में जो आपको मुक्त करे। आज इसे लागू करने के लिए विवेक के अभ्यास से शुरू करें। उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप नियंत्रित करते हैं, शब्द, कार्य, प्रतिक्रियाएं, ईमानदारी, और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं करते, दूसरों के चुनाव, मनोदशा, व्याख्याएं। दूसरा, जब साथी के किसी रवैये से चिड़चिड़ाहट बढ़ जाए तो रुकें, खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण के दायरे में है? तीसरा, यदि ये बाहर है तो शांति से स्वीकार करें, अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें।
तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हो कहने के बजाय कोशिश करें, जब मेरी बात नहीं सुनी जाती तो मुझे उपेक्षित महसूस होता है और मैं चाहूंगा कि हम कुछ मिनटों के लिए एक दूसरे पर पूरी तरह ध्यान दे सकें। ये रवैया खेल के नियमों को फिर से परिभाषित करता है। नियंत्रण के द्वंद्व की ढाल को आंतरिक बनाने पर एक आश्चर्यजनक शांति आपके भीतर समा जाएगी। आप भटकती हुई नाव नहीं रहेंगे जो दूसरों के व्यवहार की लहरों से डगमगाती है। आपका मन एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, सुरक्षित और अडिग। हताशा जो पहले निरंतर थी, एक मुक्तिदायक स्पष्टता को जगह देगी। अपने साथी के साथ आपका रिश्ता गहरा होगा, क्योंकि पहले हारी हुई लड़ाइयों में खर्च की गई ऊर्जा आपसी समझ और स्वीकृति में निवेश की जाएगी। आपकी शांति जो पहले नाजुक थी, आपकी अपनी आंतरिक शक्ति में निहित हो जाएगी। आप एक हफ्ते में अपनी आवेगी प्रतिक्रियाओं में 30% की कमी देखेंगे। यदि आप इस स्वतंत्रता को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो टिप्पणियों में मेरा नियंत्रण टाइप करें। ये समझना कि हम क्या नियंत्रित करते हैं पहला कदम है, लेकिन इस आंतरिक स्पष्टता का क्या फायदा अगर ये हमारे जुड़ने के तरीके में प्रकट नहीं होती। अगला स्तंभ हमें मौखिक स्पष्टता के पुल से गाइडेंस देगा, विचारों को ऐसे शब्दों में बदलना जो वास्तव में निर्माण करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप किसी अलग भाषा में बात कर रहे हों, भले ही आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जिसे आप गहराई से जानते हैं? आप दोहराते हैं, समझाते हैं और फिर भी संदेश हवा में कहीं खो जाता है, जिससे आपके बीच गलत फहमी का एक शून्य पैदा होता है। संचार, ये इतना बुनियादी उपकरण अक्सर हमारे घरों की बर्बादी का कारण होता है। सबसे आम गलती धारणा है। आप मान लेते हैं कि आपका साथी मन पढ़ने वाला है, कि उसे पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए या क्या आपको परेशान करता है, बिना एक शब्द कहे। या टकराव के डर से आप खामोश हो जाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि जादुई खामोशी समस्या को हल कर देगी। या ऐसे इशारे करते हैं जो केवल भ्रम पैदा करते हैं। अनुमान और टालमटोल का ये नाच नाराजगी के गहरे गड्ढे बनाते हैं। छोटी छोटी गलतफहमियां खरपतवार की तरह बढ़ती हैं, आत्मीयता का दम घोंटते हुए। आपके बीच का स्थान अनकही उम्मीदों का एक बारूदी सुरंग बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें एक दिशा सूचक यंत्र दिया। तर्क मनुष्य का प्रकाश और मार्गदर्शक है। वो समझते थे कि विचारों की स्पष्टता वाणी की स्पष्टता से पहले आती है। एक रिश्ते में बिना तर्क के कच्ची भावनाएं विनाशकारी हो सकती हैं। संयम का स्टोइक गुण हमें विचारों और भावनाओं को तार्किक और ईमानदारी से बिना लाग लपेट के व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता है। यह सत्य के माध्यम से संघर्षों को शांत करने का निमंत्रण है, जो सम्मान और निर्माण की नीयत से कहा गया हो। आज इस वास्तुकला का निर्माण करने के लिए मैं के नियम से शुरू करें। तुम हमेशा मेरी आलोचना करते हो कहने के बजाय कोशिश करें, जब मैं कुछ खास शब्द सुनता या सकती हूं तो मुझे नीचा महसूस होता है। यह मुझे प्रभावित करता है। यह बदलाव आरोप से ध्यान हटाता है। दूसरा, महत्वपूर्ण बातचीत के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं। ऐसा समय चुनें जब आप दोनों शांत हों और कोई भटकाव न हो। तीसरा, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण का अभ्यास करें। अपनी अगली प्रतिक्रिया गढ़ने की आवश्यकता को एक तरफ रख दें और दूसरे के शब्दों और भावनाओं को आत्मसात करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सही सुना है। जो सुना उसे दोहराएं। चौथा, एक स्पष्टता का समझौता प्रस्तावित करें। सहमत हों कि तनाव में दोनों सीधी और सौम्य आवश्यकताओं को व्यक्त करेंगे और अनुमान लगाने से पहले पश्चाताप मांगेंगे। ईमानदार संचार की वास्तुकला में महारत हासिल करने पर गलतफहमी के भूत दूर हो जाएंगे। आप बातचीत में एक हल्कापन महसूस करेंगे, यह जानते हुए कि आपके शब्द सुने जाते हैं और आपके इरादे समझे जाते हैं। विश्वास खिलेगा क्योंकि कमजोरी को सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा, ना कि निर्णय के साथ। आपका रिश्ता एक सतत संवाद में बदल जाएगा, जहां प्रामाणिकता आधार है और हर आदान प्रदान के साथ संबंध गहरा होता जाएगा।
स्पष्टता वह पुल बन जाएगी जो दिलों और दिमागों को जोड़ता है। दैनिक गलतफहमियों में 40% की स्पष्ट कमी की उम्मीद करें। स्पष्ट संचार हाथ में होने पर हम निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थायी निर्माण का आधार निष्पक्षता है। अगला स्तंभ हमें न्याय को देखने के लिए आमंत्रित करता है, ना कि कौन सही है या गलत का स्कोरबोर्ड के रूप में, बल्कि एक साझेदारी का नैतिक दिशा सूचक यंत्र के रूप में। क्या आपने कभी अन्याय का कड़वा स्वाद महसूस किया है, या पूरी तरह से निष्पक्षता के बिना कार्य करने का खामोश अपराध बोध? रिश्तों में कौन सही है की खोज अक्सर हमें ये देखने से अंधा कर देती है कि वास्तव में क्या न्यायपूर्ण है। क्या हो अगर सद्भाव का तराजू बल से नहीं बल्कि आपकी अपनी ईमानदारी से संतुलित होना शुरू हो जाए। मैं बनाम तुम के जाल में फंसना आसान है। आप खुद को तर्क गढ़ते हुए, बुद्धि और सबूत इकट्ठा करते हुए पाते हैं कि गलती दूसरे की है। जैसे घर में कोई वकील, बहस जीतने की मानसिकता स्थापित हो जाती है। इस दृष्टिकोण को धूमिल करते हुए कि एक रिश्ते में जब एक जीतता है तो दोनों हारते हैं। यह प्रतिस्पर्धा चाहे खामोश हो या स्पष्ट, अविश्वास और असंतोष पैदा करती है। अपने स्वयं के दृष्टिकोण से बाहर ना निकलना दूसरे के दृष्टिकोण को गरिमा के साथ विचार करने की एक घातक गलती है जो सहानुभूति को नष्ट कर देती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटाशंस में हमें एक सच्चाई दी, जो पूरे के लिए फायदेमंद नहीं है वह हिस्से के लिए भी फायदेमंद नहीं है। उनके लिए न्याय गुणों की रानी थी। एक रिश्ते में इसका मतलब है कि व्यक्तिगत खुशी दूसरे के दुख में नहीं पनप सकती, और न ही रिश्ता फल फूल सकता है यदि एक पक्ष को नुकसान महसूस हो। स्टोइक न्याय ठंडा हिसाब किताब नहीं है, बल्कि सामान्य भलाई, संतुलन और निष्पक्षता की तलाश करने की एक प्रवृत्ति है, उस अन्योन्याश्रयता को पहचानते हुए जो साझेदारी को बनाए रखती है। आज न्याय के तराजू को संतुलित करने के लिए खुद को दूसरे की जगह रखकर देखने से शुरू करें। न्याय करने से पहले अपने साथी की जगह खुद को रखकर कल्पना करें। उनका दृष्टिकोण क्या होगा, उनके दर्द, इरादे क्या होंगे। दूसरा, दोषियों की तलाश करने के बजाय सहयोगात्मक समाधान खोजें। चुनौती को हमारी समस्या के रूप में देखें। एक विचार मंत्रण प्रस्तावित करें जहां दोनों एक ऐसे परिणाम में योगदान करें जो रिश्ते को लाभ पहुंचाए। जैसे, हम एक साथ इस स्थिति को कैसे हल कर सकते हैं ताकि हम दोनों को सुना हुआ और मूल्यवान महसूस हो। तीसरा, अपनी खामियों को स्वीकार करने की विनम्रता विकसित करें। मुझसे गलती हुई या मुझे माफ करना कहना वह साहस है जो संघर्ष को शांत करता है। चौथा, स्कोरबोर्ड को छोड़ दें। पिछली गलतियों को फिर से न उठाएं। हर नया दिन एक अधिक न्यायपूर्ण भविष्य बनाने का अवसर है। रिश्तों में न्याय के तराजू को विकसित करने पर आपका रिश्ता निष्पक्षता का एक पवित्र स्थान बन जाएगा। पुरानी लड़ाइयां समृद्ध संवादों में बदल जाएंगी, जहां आपसी समझ की तलाश सही होने की इच्छा से बढ़कर होगी। विश्वास एक अटूट नींव होगा, क्योंकि दोनों जान जाएंगे कि उनके हितों की रक्षा की जाती है और उनकी भावनाओं को मान्यता मिलती है। आप ईमानदारी के प्रतीक बन जाएंगे, ऐसे संबंधों को आकर्षित और मजबूत करते हुए जो सच्ची साझेदारी के साथ मेल खाते हैं। गर्मागर्म बहसों में 25% की कमी पर नजर रखें। यदि आप एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं जहां न्याय आधार है, तो नीचे निष्पक्षता कमेंट करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इस परिवर्तन की तलाश में है। न्याय चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, प्रकट होने के लिए सीमाएं हासिल करना सिखाएगा। सीमाओं के बिना निष्पक्षता अराजकता में घुल जाएगी। अगला स्तंभ हमें रक्षा करने की दीवारें खड़ी करना सिखाएगा, अलग करने के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक की अखंडता की रक्षा करने के लिए। क्या आप गिरगिट की तरह महसूस करते हैं, हर माहौल के अनुसार रंग बदलते हुए, हर दूसरे की उम्मीद के अनुसार ढलते हुए, जब तक आप यह भूल न जाएं कि आपका मूल रंग क्या है? क्या आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, अदृश्य मांगों से ऊर्जा खत्म हो रही हो और सीने में एक खामोश असंतोष बढ़ता जा रहा हो?
सीमाओं का अभाव थकावट और स्वयं को खोने का एक आमंत्रण है। सीमाएं स्थापित करने में विफलता को अक्सर उदारता या लचीलेपन के रूप में छिपाया जाता है। आप हाँ कहते हैं जब आपकी आत्मा नहीं चिल्लाती है, स्वार्थी माने जाने या संघर्ष पैदा करने के डर से। आप अपने समय, स्थान और ऊर्जा को ऐसी मांगों से खपत होने देते हैं जो आपकी नहीं है, ये मानते हुए कि आप रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में आप असंतोष की एक जेल बना रहे हैं, जहां निष्कृत क्रोध जमा होता है और आपकी पहचान घुल जाती है। ये अनुमति प्रेम नहीं है, यह आपकी गरिमा का एक धीमा क्षरण है और एक स्वस्थ रिश्ते की नींव का। सेनेका, स्टोइक गुरु, ने हमें सिखाया, यह इसलिए नहीं है कि चीजें मुश्किल हैं कि हम हिम्मत नहीं करते, यह इसलिए है कि हम हिम्मत नहीं करते कि वे मुश्किल हैं। नहीं कहने या अपनी आवश्यकता व्यक्त करने का साहस आत्मनियंत्रण का कार्य है। संयम का स्टोइक गुण केवल शारीरिक अतिरेक को संदर्भित नहीं करता, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन को संदर्भित करता है, जिसमें आपकी ऊर्जा और स्थान की सुरक्षा भी शामिल है। अखाली गिलास सेवा नहीं कर सकता। यदि आप सीमाओं की कमी के कारण थके हुए हैं, तो आप पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो सकते। अपनी भलाई की रक्षा करना एक स्टोइक कर्तव्य है। आज सम्माननीय सीमाओं के स्तंभों को खड़ा करने के लिए एक आंतरिक सूची से शुरू करें। अपनी अदृश्य सीमाओं का मानचित्रण करें। क्या बातचीत के योग्य है? व्यक्तिगत समय, भावनात्मक स्थान, गोपनीयता और सम्मान में क्या गैर समझौता योग्य है? दूसरा, इन सीमाओं को स्पष्टता से संप्रेषित करें। मुझे ये पसंद नहीं है कहने के बजाय कोशिश करें, जब आप अपनी आवाज उठाते हैं तो मैं खुद को बंद कर लेती हूं और सुन नहीं पाती हूं। मुझे जरूरत है कि हम शांति से बात करें ताकि मैं आपको सुन सकूं। या यदि आपका साथी आपको बाधित करता है, मुझे अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए जगह चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तीसरा, निरंतर संरक्षक बने। यदि कोई सीमा पार की जाती है तो उसे अनदेखा न करें। शांति के साथ इस मुद्दे को संबोधित करें और अपने स्वास्थ्य और रिश्ते के लिए इस स्तंभ के महत्व पर जोर दें। सम्माननीय सीमाएं स्थापित करने की कला में महारत हासिल करने पर आप अपनी जीवन शक्ति में एक नवीनीकरण महसूस करेंगे। आपका आत्मसम्मान खिलेगा क्योंकि आप स्वयं का सम्मान कर रहे होंगे। रिश्ता फिर से संतुलित हो जाएगा, एक ऐसा स्थान बन जाएगा जहां व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है और अन्योन्याश्रयता स्वस्थ होती है। कमजोरी एक उपहार बन जाएगी, न कि एक दुर्बलता, क्योंकि आप जान जाएंगे कि आपके सबसे प्रामाणिक स्वरूप का स्वागत और रक्षा की जाएगी। रिश्ते के भीतर अपने सम्मान और मूल्य की भावना में 35% की वृद्धि देखें। मजबूत सीमाओं के साथ घर सुरक्षित है, लेकिन एक घर की सच्ची शक्ति केवल उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले की शांति और ज्ञान में है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमें एकमात्र चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करता है, स्वयं को। क्या आप खुद को लगातार यह उम्मीद करते हुए देखते हैं कि परिदृश्य बदल जाए, कि आपके आसपास के अभिनेता अपनी पंक्तियां बदल दें ताकि आपके अपने नाटक का सुखद अंत हो सके? क्या आप ऑटोमैटिक प्रतिक्रियाओं के चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं, जहां दूसरे का हर रवैया एक अनुमानित और थका देने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है? क्या हो अगर अपनी पटकथा को फिर से लिखने की कुंजी आपके अपने आंतरिक बगीचे की खेती करने में हो, बाहरी कठिनाइयों की परवाह किए बिना? सबसे कपटी गलती आपकी खुशी का बाहरीकरण है। आप अपनी मुस्कान, शांति और संतोष को अपने साथी के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। अगर वो ऐसा करता, अगर वो रुक जाती, तो मैं खुश होती।
ये मानसिकता आपको एक भावनात्मक बंधक में बदल देती है, जहां दूसरे का हर छोटा कार्य या चूक आपके दिन को बर्बाद करने की शक्ति रखती है। आप क्रोध, हताशा या दुख की लहरों से बह जाते हैं, आवेगी प्रतिक्रिया करते हुए, दर्द और गलतफहमी के एक दुष्चक्र को बनाए रखते हुए। ये गलती आपकी व्यक्तिगत शक्ति और आपकी शांति को आपके नियंत्रण से बाहर की चीजों को सौंप देती है, आपके विकास को रोकती है। एपिक्टेटस, वो दार्शनिक जिसने आंतरिक स्वतंत्रता सिखाई, ने हमें ये अधिकतम दिया: ये मत चाहो कि घटनाएं आपकी इच्छानुसार हों, बल्कि ये चाहो कि घटनाएं जैसी होती हैं वैसी ही हों और आप खुश रहेंगे। वो हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। रिश्तों में इसका मतलब है कि हालांकि हम दूसरे के चुनाव, मनोदशा या शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हमारे अपने गुणों पर पूर्ण नियंत्रण है। ज्ञान, न्याय, साहस और संयम। स्टोइकवाद आत्मखेती के लिए एक कट्टरवादी निमंत्रण है, अपने चरित्र को एक उपजाऊ बगीचे में बदलना, जहां शांति और खुशी बाहरी मौसम की परवाह किए बिना पनपती है। आज अपने आंतरिक बगीचे की खेती करने के लिए दैनिक आत्मनिरीक्षण से शुरू करें। दिन के अंत में चिंतन करें, मैंने किस क्षण गुण के साथ कार्य किया, मेरी धैर्य कहां पर खा गया, मैं कल और अधिक ज्ञान कहां बो सकता हूं। अपने सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, बाहरी परिणामों के संबंध में चयनात्मक उदासीनता अपनाएं। एक सामंजस्य की इच्छा करें, लेकिन अपनी शांति को उस पर निर्भर न करें। आपकी खुशी और मूल्य बाहरी चरों के बंधक नहीं हो सकते। तीसरा, पुण्यपूर्ण विराम का अभ्यास करें। जब कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो, प्रतिक्रिया करने से पहले रुकें, सांस लें, पूछें, यहाँ सबसे पुण्यपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है, और उस प्रतिक्रिया को चुनें। चौथा, अपनी भावनात्मक आत्मनिर्भरता में निवेश करें। पढ़ें, ध्यान करें, खामोशी का अभ्यास करें। आपकी आंतरिक भूमि जितनी मजबूत होगी, आप रिश्ते के तूफानों के प्रति उतने ही अधिक लचीले होंगे और अपने साथी को उतना ही दे पाएंगे, उस पर निर्भर किए बिना। अटूट आत्मखेती की कला में महारत हासिल करने पर आप शांति का स्रोत बन जाएंगे, न कि एक पात्र। आपकी शांति अब रिश्ते की लहरों पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि आपके अपने आंतरिक सागर की गहराई पर। आप ओक के पेड़ की तरह होंगे, तूफान के सामने अडिग, न कि वो पत्ता जो हल्की हवा में भी झुक जाता है। आपका रिश्ता आपकी स्थिरता और गुणों से समृद्ध होगा, और आप देखेंगे कि कैसे अपने स्वरूप को बदलकर आप अपने सभी संबंधों की गतिविधियों को ऊपर उठाते और फिर से परिभाषित करते हैं। चुनौतियों का सामना करने में अपनी भावनात्मक लचीलेपन में 50% की वृद्धि देखें। यदि आप अपनी आंतरिक शक्ति के बीज बोने के लिए तैयार हैं, तो नीचे ओक कमेंट करें और किसी ऐसे व्यक्ति को टैग करें जिसे आप प्रेरित करते हैं। हम स्टोइक स्तंभों के माध्यम से हमारी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन एक नक्शे का अंत केवल एक नए साहस कार्य की शुरुआत है। अब इन सभी सच्चाइयों को एक साथ जोड़ने और आपके स्थायी परिवर्तन के लिए मार्ग प्रशस्त करने का समय है। हमने गहरे जल में यात्रा की है, अटूट रिश्तों के निर्माण के लिए 5 स्टोइक स्तंभों का अनावरण किया है। कर्तव्य के द्वंद्व की ढाल, जो आपको अनियंत्रित के बोझ से मुक्त करती है। ईमानदार संचार की वास्तुकला, जो समझ के पुल बनाती है। रिश्तों में न्याय का तराजू, जो आपसी निष्पक्षता की ओर मार्गदर्शन करता है। सम्मानजनक सीमाओं के स्तंभ, जो आपके सार की रक्षा करते हैं। और अटूट आत्म खेती का बगीचा, आपकी सारी शक्ति का स्रोत है। आप अब वो व्यक्ति नहीं हैं जो भावनात्मक ज्वार भाटे की दया पर, हताशा के दुष्चक्र में फंसा हुआ महसूस करता था, जो अपरिवर्तनीय को बदलने की कोशिश में थक जाता था। वो अब खड़ा हो गया है। आप शांति का एक प्रकाश स्तंभ, अपने स्वयं के आंतरिक क्षेत्र का स्वामी बन रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आंख बंद करके प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि ज्ञान से जवाब देता है। आप अब दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते,
बल्कि अपने स्वयं के गुणों के क्षेत्र की खेती करते हैं। ऐसे संबंध बनाते हैं जो आपकी अपनी शांति के प्रतिबिंब हैं, न कि आपकी कमियों के। आपकी यात्रा अपनी आत्मा के एक कारीगर की है, प्रामाणिक और गहरे अर्थपूर्ण रिश्तों का निर्माण कर रहे हैं। यदि इस संदेश ने आपके हृदय में आशा और उद्देश्य की एक लौ जलाई है, तो कृपया इसे लाइक करें ताकि अधिक लोग इस मार्ग को खोज सकें। नीचे टिप्पणी करें कि आज कौन सा 5 स्तंभ आपके साथ सबसे अधिक गूंजा है और ये आपके जीवन में कैसे एक मोड़ हो सकता है। इस वीडियो को किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप महसूस करते हैं कि वो अपने रिश्तों में अशांत जल में यात्रा कर रहा है। और इस बुद्धिमत्ता को और गहरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं, क्योंकि साथ में हम उद्देश्य, शांति और सच्चे संबंधों से भरा जीवन बना सकते हैं। आपके रिश्तों में सबसे बड़ी क्रांति आपके अपने मन की खामोशी में शुरू होती है।